Hello and welcome to Daily Answer Writing Discussion class, Day 12. Topics for Day 12 were extra constitutional bodies. Let's have a quick look of the question paper first. 3 markers, National Development Council, Lokpal, Central Vigilance Commission, that is CVC, Whistleblower Act, National Commission for Women, Consumer Forum. 6 markers and 5 markers, differentiate between Niti Aayog and Planning Commission, structure and function of NHRC, evaluate the recent amendment to RTI Act, CBI is a caged parrot, comment, Competition Commission of India and its functions and objectives, and a 15 marker, describe the guiding principles of Niti Aayog and enlist various initiatives of Niti Aayog since its inception. So these were the questions. Let's begin with the discussion part first. 3 markers. पहला 3 मार्कर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद. राष्ट्रीय विकास परिषद में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ. इसका गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को, है ना, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से. इसके बाद सेकंड जो पॉइंट आना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड्स 5-year प्लान एंड इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट थ्रू आउट द इंडिया. है ना, समावेशी विकास सब जगह हो, एक जैसा विकास सब जगह हो, और साथ ही साथ जितने भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हो देश के पास, वो सारे के सारे संसाधन जो है वो 5-year प्लान की तरफ हम डायरेक्ट कर पाए, ये इसका उद्देश्य था. इसके बाद तीसरा इसके साथ में हम लिख सकते हैं इसकी संरचना, इसका कंपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन के तौर पे काम करते थे एनडीसी के, और यूनियन मिनिस्टर्स जो है इसमें मेंबर्स होते थे. साथ ही साथ सारे के सारे स्टेट के सीएम्स जो है इसमें मेंबर्स की भूमिका में रहते थे. तो सारे की सारे स्टेट सीएम्स आर मेंबर्स, यूनियन मिनिस्टर्स आर मेंबर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन 1967 ऑन डेवलपमेंट मैटर्स. डेवलपमेंट मैटर्स में सबसे उच्चतम निर्णायक अथॉरिटी के रूप में इसको फिर से गठन किया गया 1967 के अंतर्गत. ये इस पे 4 पॉइंट जो है आने चाहिए. पहले 3 पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, चौथा पॉइंट आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें. नेक्स्ट इज लोकपाल. लोकपाल में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या लोकपाल क्या होता है. लोगों ने बहुत सारा लिखा है कि लोकपाल एक्ट के अंतर्गत, है ना, ये बनाया, लेकिन सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए व्हाट इज लोकपाल. तो लोकपाल इज अ स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन एट सेंट्रल लेवल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लोकपाल एक्ट 2013. तो इसमें मैंने 2 फैक्ट कवर किए. पहला फैक्ट ये कवर किया कि लोकपाल क्या है और कौन सी एक्ट के अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया. ये दोनों पॉइंट हमने पहले पॉइंट में ही इंक्लूड किए. इसके बाद सेकंड में हम लिखेंगे कंपोजिशन चेयरपर्सन है और साथ ही साथ 8 मेंबर्स, मिनिमम 8 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं. तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे क्या इसका ज्यूरिडिक्शन एरिया है, कितनी एप्लीकेबिलिटी है, किस किस के ऊपर लोकपाल अधिनियम एप्लीकेबल है. तो प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लोकपाल एक्ट जो है ना, ये लोकपाल जो है इंक्वायरी कर सकता है, ये अपन ने लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज What are the who is the current लोकपाल, फर्स्ट एंड करंट लोकपाल ऑफ इंडिया. तो उसमें हम नाम लिखेंगे अभी जो करंट लोकपाल है, दैट इज पिनाकी चंद्रा घोष. ये 4 पॉइंट जो है इसमें हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एन एपेक्स बॉडी, है ना, क्रिएटेड इन 1964 टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संतानम कमिटी, है ना. तो इसमें मैंने 3 पॉइंट लगभग एड्रेस किए. सबसे पहली चीज तो एपेक्स बॉडी है ना, कब क्रिएट हुई, 1964 में क्रिएट हुई. किस चीज के लिए, एंटी करप्शन बॉडी. किस चीज के लिए, गवर्नमेंटल करप्शन के लिए. और साथ ही साथ कौन सी कमेटी की सिफारिश पे, संथानम कमेटी. तो 3-4 फैक्ट जो हमने एक ही पॉइंट में मर्ज करके लिखे हैं, जो कि हमको 3 मार्कर की डिमांड के हिसाब से लिखना चाहिए. इसके बाद प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी स्टेटस. पहले खाली एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको प्रोवाइड किया गया 2003 में बाय सीवीसी एक्ट. सीवीसी एक्ट पार्लियामेंट ने पास करके इसको एक विधिक निकाय के तौर पर स्थापित किया गया. नेक्स्ट इज कंपोजिशन में हम लिखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर प्लस 2 विजिलेंट कमिश्नर. ये इसका कंपोजिशन है. 1+2 का इसका कंपोजिशन है, जो कि हम इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज विसिल ब्लोअर एक्ट, है ना. विसिल ब्लोअर एक्ट में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि एन एक्ट पास्ड इन 2014 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विसिल ब्लोअर, है ना. विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2014 में, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर करके नोटिफाई हो चुका था, है ना. तो पहला पॉइंट ये आएगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विसिल ब्लोअर पास्ड इन 2014. अब विसिल ब्लोअर क्या है ये आप समझा सकते हैं सेकंड पॉइंट में, या फिर आप पहले ही पॉइंट में बता दें कि विलफुल करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए, है ना, जो स्वैच्छिक करप्शन जो पब्लिक सर्वेंट करते हैं उस चीज को रोकने के लिए, साथ ही साथ जो मिसयूज ऑफ पावर, नोइंगली जो मिसयूज ऑफ पावर पब्लिक सर्वेंट्स करते हैं उस चीज को रोकने के लिए विसिल ब्लोअर एक्ट को लाया गया था.
या तो आप सेकंड पॉइंट में जैसे मैंने बताया विसिल ब्लोअर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। विसिल ब्लोअर क्या है? विसिल ब्लोअर इज अ पर्सन, इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले करप्शंस को, उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले मिसयूज ऑफ पावर को उजागर करके दिखाए, डिस्क्लोज के किसके सामने? कोई भी पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, खासकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, या फिर सीबीआई, ऐसी कोई भी अथॉरिटी के सामने उसको डिस्क्लोजर करे तो उसको हम बोलते हैं विसिल ब्लोअर, है ना। इसके बाद आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, है ना। इट्स एम द एक्ट एम्स एट रिडक्शन ऑफ करप्शन। इसके बाद एक और पॉइंट डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, है ना, द एक्ट ओवरराइड्स ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट। और एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अलावा भी कि एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि कौन कौन पास्ट में विसिल ब्लोअर्स रहे हैं, उनको क्या प्रोटेक्शन हमने दी है। तो इस तरीके से आप इसमें डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। 4-5 पॉइंट मैंने बताया, जिसमें से पहले 2-3 पॉइंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है? एक विधिक निकाय है। कब बना? 1992 में बना। कौन से एक्ट के अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत बना? नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, है ना। तो इसमें हम 3 पॉइंट हमने पहले पॉइंट में मर्ज किए। एपेक्स बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1992 फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वुमेन अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 के एक्ट के अंतर्गत वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये निकाय को बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। करंट चेयरपर्सन रेखा शर्मा, फर्स्ट चेयरपर्सन जो थी जयंती पटनायक थी। ये 3-4 पॉइंट अवश्य में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम are bodies or forums which are constituted for protection of consumer rights under Consumer Rights Act 1986। रिसेंट अमेंडमेंट के बाद में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। उसके बाद में आप 3 चीजें ऐड करेंगे इसके अंदर कि 3 स्तर पर इस निकाय की, मतलब इस निकाय को बनाया जाता है ना। नेशनल लेवल पर होता है फोरम, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के फोरम की जो जुरिडिक्शन कैपेबिलिटी है दैट इज 1 करोड़ मैटर्स, जो अप टू 1 करोड़ कैन बी डेल्ट विद डिस्ट्रिक्ट फोरम। मैटर्स अप टू 10 करोड़ कैन बी डेल्ट विद state forum, and matters above 10 crore will be handled by national authority और national forum। तो ये 3 लेवल पर इसको हम गठन करते थे। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम को ही कंज्यूमर फोरम का दर्जा था, या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम का नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम था, लेकिन आज की तारीख में उसका नाम जो है परिवर्तित करके, है ना, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका नाम भी थोड़ा परिवर्तन किया गया। तो ये सब चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स, अगर चाहे तो लिखे, चाहे तो ना लिखें, है ना। वैसे बेसिकली सिर्फ इतना ही लिखना इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर राइट एक्ट 1986 के अंतर्गत बनाया गया है। एम क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। साथ ही साथ 3 स्तर पर बनाया जाता है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और इनके जुरिडिक्शन एरिया भी अगर आपने लिख दिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ 3 मार्कर। नेक्स्ट इज 6 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स। पहला 6 मार्कर है डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, है ना। इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन इस तरीके से करेंगे कि नीति आयोग के गठन के साथ हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ऑन 1 जनवरी 2015 द गवर्नमेंट अबॉलिश्ड द ईयर लॉन्ग एजेस लॉन्ग प्लानिंग कमीशन and laid the establishment of नीति आयोग as the think tank for the गवर्नमेंट। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। फिर टेबल के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। टेबल 3 कॉलम की होनी चाहिए। बेसिस लिखेंगे उसके अंदर, एक साइड प्लानिंग कमीशन लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप उसमें लिखेंगे नीति आयोग। क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने बेसिस में लिए देखेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज हमने ली है एस्टैब्लिशमेंट डेट, कब स्टैब्लिश हुआ। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन एंड 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। इसके बाद प्लान इश्यूड, 5 ईयर प्लान इश्यू करता था प्लानिंग कमीशन। उसके बाद नीति आयोग जो 3 तरह के प्लान इश्यू करता है, 3 इयर्स एक्शन प्लान, 7 इयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान एंड 15 ईयर विजन प्लान। इसके बाद इसमें लिखा है हमने पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट वाज लिमिटेड एंड लिमिटेड टू ओनली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। साथ ही साथ इसमें हमने नीति आयोग के अंतर्गत लिखा है, तो नीति आयोग के अंदर ग्रेटर पार्टिसिपेशन है स्टेट्स का अंडर द गवर्निंग काउंसिल। सारे के सारे स्टेट के सीएम्स जो है वो मेंबर्स होते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मॉडल क्या है? एक टॉप डाउन मॉडल था जिसमें ऊपर पॉलिसीज बनती थी, नीचे फ्लो होके आती थी, उसमें कोई नीचे वाले लोगों का राय नहीं ली जाती थी। तो टॉप डाउन अप्रोच थी प्लानिंग कमीशन की। नीति आयोग की अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, थोड़ा सा अप्रोच में चेंज हुआ है।
नेक्स्ट मॉडल में चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज पावर टू अलोकेट फंड्स, है ना। प्लानिंग कमीशन के पास पावर था टू अलोकेट फंड्स, लेकिन नीति आयोग के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। जब प्लानिंग कमीशन के पास पावर था, इसका मतलब ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के थोड़े से पावर्स जो है उस समय पर लिमिटेड रहते थे, और जो हमारे प्लानिंग कमीशन है इसके पावर्स थोड़े ज्यादा रहते थे, क्योंकि अलोकेशन ऑफ फंड्स के पावर्स जो है प्लानिंग कमीशन के पास भी रहते थे। इसके बाद है पावर्स टू इम्पोज पॉलिसीज। तो प्लानिंग कमीशन के पास इम्प्लीकेशंस का या फिर इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी थी कि वो इम्प्लीमेंटेशन और इम्पोज कर सकता था पॉलिसीज, लेकिन नीति आयोग के पास ऐसी कोई पॉलिसीज, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के पास में, ये खाली एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस कर सकती है। नेक्स्ट इज एक्सपर्टीज ऑफ मेंबर्स, है ना। प्लानिंग कमीशन में एक्सपर्टीज ऑफ मेंबर्स कम थी, है ना। एक्सपर्ट मेंबर्स तो थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही एक्सपर्ट मेंबर नहीं थे, सारे के सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे। एक्सपर्ट मेंबर्स थे लेकिन इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, एक्सपर्टीज कम रहती थी। लेकिन नीति आयोग के जो फ्रेमवर्क के अंदर हमने घोषणा की, उसके अंदर हमने एक्सपर्टीज को ज्यादा महत्व दिया, और नीति आयोग के सारे मेंबर्स जो एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के तौर पर हम लेते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोच। अप्रोच जो है, एक में हमने सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी अप्रोच देखी, दूसरी साइड अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के अंतर्गत तो डिसेंट्रलाइज्ड और फेडरल अप्रोच है। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या करेंगे? दस नीति आयोग विल सर्व एज एन एजेंट ऑफ चेंज विद ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। ज्यादा अच्छे विकेंद्रीकरण के साथ नीति आयोग जो है एक चेंज का या फिर एक परिवर्तन का सूचक बनेगा, है ना, एजेंट बनेगा। ये हम यहाँ पर एक तरीके से इसको कंक्लूड या निष्कर्ष इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्ट्रक्चर बताना था और साथ ही साथ इसका फंक्शंस बताने थे। इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे? एनएचआरसी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1993 अंडर ह्यूमन राइट एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये हम सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। ये इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा। कंपोजिशन में आप डैश लगा करके इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कंपोजिशन बताएंगे। कैसे बताएंगे? चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन के बाद में अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। उसके बाद फिर जो बाकी 4 मेंबर्स हैं, है ना, उसमें से आप देखेंगे तो कुछ मेंबर जो है वो मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए ह्यूमन राइट्स के केस में। एक महिला होना जरूरी है। इसके बाद फिर कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन से? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, है ना, माइनॉरिटीज कमीशन, वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन, डिसेबल्ड कमीशन के जो चीफ कमिश्नर है वो होने चाहिए, चिल्ड्रंस कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस चाइल्ड राइट कमीशन के मेंबर होने चाहिए, है ना। तो ये सब बहुत सारे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट में बनाएंगे ताकि हमारा जो बाकी स्पेस है उसको फंक्शन देने में यूज कर सकें। फंक्शन बहुत सारे हैं, इसमें से हम कुछ छांट के लिख सकते हैं, है ना। अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो एक्ट में लगभग 12-13 फंक्शंस दे रखे हैं। हमको सारे ही सारे फंक्शंस नहीं लिखने, कुछ फंक्शंस लिखने। क्या फंक्शंस हैं? पहला, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकंड फंक्शन, can interfere in any judicial process that involves any allegation of violation of human right, है ना। ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई भी केस में, है ना, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो इंटरफेयर कर सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, साथ ही साथ विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ऑब्वियसली। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट है रिसर्च, प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, क्योंकि ह्यूमन राइट के फील्ड में, ह्यूमन राइट अवेयरनेस की फील्ड में ये लोग काम करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट है स्प्रेड ह्यूमन राइट अवेयरनेस एंड लिटरेसी। ह्यूमन राइट अवेयरनेस, मानव अधिकार की अवेयरनेस जो है उसकी, उसके प्रति साक्षरता जो है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट, रिकमेंड सुटेबल स्टेप्स दैट कैन प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट टू बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, है ना। केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कुछ ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स सजेस्ट करता है जिसके माध्यम से ह्यूमन राइट वायलेशन कम किया जा सके, ह्यूमन राइट वायलेशन कम हो, ऐसे स्टेप्स वो सजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को एक बार पुनर्वलोकन कर सकता है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ह्यूमन राइट्स के लिए सही है या नहीं है, क्या सेफगार्ड्स की और आवश्यकता है, उसके लिए सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सालाना तौर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का फंक्शन भी एनएचआरसी का रहता है। कंक्लूड कैसा करेंगे? कंक्लूड इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से किताबों में देखे भी रखा है कि 10 एनएचआरसी एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट, है ना, इन द कंट्री। एक ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकार के प्रहरी के रूप में जो है एनएचआरसी काम करता है। सिंपल सा कंक्लूजन है, ज्यादा इसमें हचपच है नहीं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट द रीसेंट अमेंडमेंट टू आरटीआई एक्ट। 11 मार्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है ना। 11 मार्कर फॉर 2020, 6 मार्कर फॉर योर
2019 एस्पिरेंट। कैसा लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे, आरटीआई एक्ट के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसका अमेंडमेंट स्टार्टिंग में बताएंगे ना कि आरटीआई एक्ट गेव राइट टू इंफॉर्मेशन टू पीपल, है ना, पास्ड इन 2005। इसमें अमेंडमेंट किया गया, क्या अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर, अमेंडमेंट करके ये किया गया कि इसमें पहले तो जो चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स थे और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे ना, आईसीज और सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो इनके टेन्योर को, है ना, गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के साथ फिक्स करेगी। जो पहले की एक्ट के साथ फिक्स थे, उस एक्ट में उसमें से हटा दिया कि टेन्योर जो है जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो वो बाय नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स होगा। इसका मतलब ये है कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार जो है टेन्योर पे ज्यादा है। सेकंड, सैलरीज जो पहले की इलेक्शन कमिश्नर के बराबर सैलरी मिलती थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, अब वो हटा करके गवर्नमेंट ने ये प्रावधान यहाँ पर डाल दिया एक्ट में अमेंडमेंट करके कि जितना पार्लियामेंट चाहेगी उतना सैलरी दे सकती है। तो ये दो तीन जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, इन अमेंडमेंट्स को हम पहले बतलाएंगे कि हाँ ये अमेंडमेंट जो है इस एक्ट के अंतर्गत किए। इसके बाद जो सेकंड डायरेक्टिव जो अगर हम देखें क्वेश्चन में तो बोला है मूल्यांकन करना है, मतलब इवैल्यूएशन करना है। आपको इवैल्यूएशन करना है, दैट मींस कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या क्या चीज अच्छी हो पाई और क्या क्या चीज खराब, और हमको एक निर्णय पे पहुंचने की वास्तविकता में अच्छा चीज हुई है या गलत चीज हुई है ना। तो सबसे मतलब एक कंक्लूजन निकालना, इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आप दोनों पक्षों को देखें और आखिरी में अपना एक कंक्लूजन निकाल कर दें, दैट इज नोन एज इवैल्यूएशन। पहला पक्ष के यहाँ पॉजिटिव्स के हैं, पॉजिटिव्स ये हैं कि जब सीआईसी को इलेक्शन कमिश्नर के बराबर रख दिया गया और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सैलरी किसके बराबर पाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इनडायरेक्टली हमने बोला कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन फिर भी अगर सेकंड प्रावधान इस एक्ट का देखें तो सीआईसी द्वारा लिया गया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है, जो कि अपने आप में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को ना एक तरीके से डिसफॉलो करता है, मतलब इरेगुलरिटी है एक्ट के अंतर्गत। सेकंड पॉजिटिव ये माना जाता है कि सैलरीज जो है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से डिसाइड होगी तो ये सैलरी का जो इरेगुलरिटी है वो खत्म हो पाएगी। साथ ही साथ इसमें एक और पॉजिटिव है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जबकि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, कमिश्नर जो है, ही इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो दोनों बॉडी इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया, इसलिए अमेंडमेंट भी किया। मतलब सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो दोनों को इक्विवेलेंट स्टेटस देना जो है इरेगुलरिटी है। इस वजह से भी इसको थोड़ा सा चेंज हमने यहाँ पर किया है, ऐसा पार्लियामेंट का कहना है या फिर गवर्नमेंट का कहना है जिन्होंने बिल प्रपोज किया चेंज का अमेंडमेंट का। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये सीधा सीधा कि आरटीआई जैसे एक्ट को अमेंड करके उसकी जो पावर्स को कम किया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफ कमिश्नर को कम किया गया है, इससे सीधा सीधा जो है आरटीआई को अब्रिज करने का काम किया है, मतलब आरटीआई को खत्म करने का, जो किल करने का काम जो है गवर्नमेंट कर रही है, ये क्रिटिक्स का कहना है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ सीआईसी पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि टेन्योर को भी कौन फिक्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ उनके जो पेमेंट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो भी कौन फिक्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके से प्रश्न चिन्ह है इनकी इंडिपेंडेंस पे कि क्या अब आने वाले समय में सीआईसीज और आईसीज इंडिपेंडेंट तरीके से इंफॉर्मेशन लोगों को दे पाएंगे या नहीं। साथ ही साथ एक और क्रिटिक यहां पर है कि आरटीआई इज द राइट गिवन टू द पब्लिक, और जब आरटीआई एक्ट को अमेंड करना था और आरटीआई को थोड़ा सा जो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके ना आरटीआई के जो दायरे अगर कम करने थे तो पहले पब्लिक ओपिनियन लिया जाना चाहिए था, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत या इस अमेंडमेंट के दौरान कभी भी नहीं लिया गया। साथ ही साथ एक और चीज है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को का भी जो डिसीजन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी नोटिफिकेशन की, ये तो अगेंस्ट फेडरलिज्म हो गया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट फ्रेडरल स्ट्रक्चर में तो ये बोलते हैं कि स्टेट की अथॉरिटीज के डिसीजन कौन ले, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहां पर ये बोला गया कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो भी कौन करेगा, है ना, सैलरी नोटिफिकेशन और टेन्योर का नोटिफिकेशन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, जो कि अगेंस्ट एक फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट में प्रिंसिपल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगेंस्ट फेडरलिज्म है, इसके बाद इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल है, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स दिए गए थे वो हटा लिए गए हैं इंडिपेंडेंस के लिए, ये एक प्रश्न चिन्ह की बात है ना। पब्लिक को दिया गया अधिकार है, इसलिए पब्लिक को ओपिनियन लेना जरूरी था। ये सब क्रिटिसिज्म जो है इस एक्ट के, ये इस अमेंडमेंट के देखे जाते हैं। कंक्लूजन कैसा करेंगे ना, thus RTI should be strengthened in order to realize this dream of या the freedoms of speech and make democracy meaningful। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर असली महत्व जो है वो किस चीज का है, फ्रीडम का।
और अगर आरटीआई जैसे एक्ट को खत्म करके हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही कर्व कर रहे हैं, क्योंकि आरटीआई इन राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन भी इम्प्लिसिट माना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो एक तरीके से अगर आरटीआई में अमेंडमेंट है, इसका मतलब ही फंडामेंटल राइट्स में भी आप थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर फ्रीडम नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए आरटीआई को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम इसमें कंक्लूजन डाल सकते हैं। दैट मीन्स इंडिकेशन या हमारा फाइनल जो ऑब्जर्वेशन निकला, इवैल्यूएशन का क्या निकला कि गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर के, है ना, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से आरटीआई एक्ट को थोड़ा सा कमजोर बनाने की कोशिश करी। ये इनडायरेक्टली हमने हमारे कंक्लूजन से कन्वे कर दिया है। नेक्स्ट इज फोर्थ, है ना, सीबीआई इज अ केस पैरेट कमेंट। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट स्कीम जो हुआ, स्कैम हुआ था, कोल अलोकेशन स्कैम, इस स्कैम के अंदर सुनवाई के अंतर्गत जो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केस पैरेट का दर्जा दिया था, केस पैरेट बुलाया था कि सीबीआई तो एक केस पैरेट है, पिंजरे का तोता है ना। तो ये संज्ञा जो है उनको दी गई थी ना। अब इसके पीछे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इस पे हमको टिप्पणी करनी, कमेंट करना है मतलब हमको इसको होलिस्टिकली हमको पॉइंट्स लेकर के आने हैं सामने, जो भी पॉइंट्स हमको लगते हैं मेन पॉइंट्स इस टिप्पणी के पीछे क्या रहे, और एक हमको थोड़ा सा हमारे इवैल्यूएटिव प्रश्न बताना है कि हाँ ये सही बताया या नहीं, क्या रीजन थे इस चीज को बोलने के पीछे, स्टेटमेंट को बोलने के पीछे। तो सीधा सीधा हम सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट सेंट्रल लेवल, है ना, has been termed as a caged parrot by Supreme Court during during the hearing of coal scam due to following reasons। reasons बताएंगे नीचे, है ना। सबसे पहला politicization and corruption। politicization मतलब कि उसमें राजनीतिकरण हुआ है, बहुत सारे लोग जो है राजनीतिकरण के माध्यम से वहां पर इन्फ्लुएंस होते हैं, साथ ही साथ करप्शन के केसेस के कारण। सेकेंड जो उसमें हमने कारण दिया है दैट इज हैंडमेडन टू पार्टी इन पावर, है ना। हैंडमेडन मतलब एक कठपुतली की तरह काम करते हैं, जो भी पार्टी पावर में रहती है उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज रन बाय सेंट्रल पुलिस ऑफिशियल्स एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो डेप्यूटेशन पे सीबीआई के हेड के तौर पे अपॉइंट होते हैं, इसलिए चांसेस है कि इसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सके सीबीआई जैसी एजेंसी को। साथ ही साथ डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट सिंस पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंस है, क्योंकि सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता, क्योंकि सीबीआई के जो पुलिसिंग है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और सीबीआई जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाकर के वो स्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी रिसेंट में इलेक्शन के दौरान देखा होगा, इलेक्शन के ठीक पहले कि वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ वाकयात सामने आया था, है ना। ममता बनर्जी मैडम ने बहुत सारा सीन उधर क्रिएट किया था कि सीबीआई कैसे हमारी स्टेट के अंदर आ सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पुलिसिंग रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड परमिशन नहीं दी। तो हाउ कैन सीबीआई इंटरफेयर इनसाइड एंड अरेस्ट अवर एसपीज और कॉल द एसपी एंड डीआईजी, ये सब मैटर से पूछताछ कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने उस मामले में भी समझा कि बड़ा मुश्किल है सीबीआई के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स में अंदर आके परमिशन लेके इन्वेस्टिगेशन करना। नेक्स्ट इज कैन ओनली इन्वेस्टिगेट मैटर्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मैटर देगा खाली उन्हीं को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये इसके पास पावर है, इससे ज्यादा पावर्स नहीं है। सुओ मोटो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट सीबीआई नहीं कर सकता, इसलिए केस पैरेट की संज्ञा दी। साथ ही साथ एक और इसमें रीजन हमने दिया है, एजेंसी इज डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस। सारे के सारे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंक्शन करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होते। इस वजह से सीबीआई इज मोर डिपेंडेंट फाइनेंशियली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका केस पैरेट उसके लिए संज्ञा दी गई है कि वो पिंजरे के अंदर बैठा हुआ एक पंछी है, पिंजरे के अंदर बैठा हुआ एक तोता है, जिसको, और पिंजरा कौन है, पिंजरे का मालिक कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये संज्ञा इसलिए यहाँ पर दी गई। कंक्लूजन कैसा लिखेंगे, कंक्लूजन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लिखेंगे कि thus the statement given above is right or because in the highlights of the above reason and hence there is an urgent need for reform in CBI, है ना। किस माध्यम से, such as a modern law should be enacted and मतलब पहले जो सीबीआई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत 1945 के जो एक्ट है उसके अंतर्गत स्टैब्लिश्ड है। तो एक नया एक्ट की मतलब दरखास्त है, नया एक्ट की जरूरत है, ताकि सीबीआई को हम सही तरीके से फंक्शन या ऑटोनॉमी दे सकें, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे सके। साथ ही साथ
फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दोनों ही जो है सीबीआई को हमको देनी चाहिए, ताकि ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की जो लीगेसी है उसको बचा के रखा जा सके, क्योंकि आज की तारीख में हमको देखने को मिलता है सीबीआई एक पिंजरे के तोते के माध्यम से काम करता है। तो इस तरीके से इसका कंक्लूजन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स एंड इट्स फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सीसीआई क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तीन चीजें इसमें पूछी गई है। तो सीसीआई के बारे में तो इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। कंपटीशन एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए 2002 में जो कंपटीशन एक्ट पारित हुआ तो उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स नीचे लिखे हुए। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो कि आपकी कंपटीशन को खत्म करे, प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का काम करे, प्रतिस्पर्धा पर इफेक्ट डाले, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रोकना, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को रोकना, गतिविधियों को रोकना। साथ ही साथ प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा का माहौल बना के रखना, ताकि और उसको प्रमोट भी करना ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी रहे। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है तो कंज्यूमर्स का फायदा होता है कुल मिलाकर के। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जो हमारे खरीदार हैं, जो भी लेनदार हैं, उनको उनके जो इंटरेस्ट हैं, है ना, उनके जो मतलब एक तरीके से उनके जो हित हैं उनकी रक्षा करने का काम जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। नेक्स्ट इज टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करना ताकि कोई भी एक व्यक्ति मोनोपोली बना करके ना बैठ जाए, और खाली जैसे बड़ा कोई व्यापारी हो तो वो मोनोपोली बना करके अपनी बैठ जाए, खाली मैं ही ट्रेड करूंगा। जब कोई नया प्लेयर आए तो प्राइसेस कम कर दे ताकि नया प्लेयर मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाए, उसके बाद वापस से प्राइसेस बढ़ा दे। तो इस तरीके से मोनोपोलीज को तोड़ने का काम, कंज्यूमर के हित के काम, ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुल मिलाकर के फ्री एंड फेयर ट्रेड कंडक्ट करवाना, फ्री एंड फेयर कंपटीशन कंडक्ट करवाना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इश्यूज के ऊपर ओपिनियन प्रस्तुत करना। साथ ही साथ रेगुलेट कंपटीशन एंड एक्ट एज अ एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग की तरह काम करना, किनके लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन मोनोपोली ना बना करके बैठ जाएं। चेक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज टू गारंटी दैट नो एंटरप्राइजेस अब्यूज देयर डोमिनेंट पोजीशन। अपनी डोमिनेंट पोजीशन को कोई मिसयूज ना करे, है ना। जैसे रिलायंस है, अंबानी ग्रुप है, ये सब बड़े बड़े ग्रुप जो है, बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ये डोमिनेंट बिजनेस पर्सनल्स हैं, तो ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन को छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए यूज ना करें, इसको चेक करना। साथ ही साथ ओवरसीज एक्विजिशन और मर्जर्स अगर हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पर कोई इंडियन कंपनी के साथ एक्विजिशन को अक्वायर कर रही है, उनके साथ मर्जर्स कर रही है, तो वो ये देखना कि वो वास्तव में उस समय पर कंपटीशन के लॉस को, इंडिया के कंपटीशन लॉस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है फॉरेन कंपनीज, ये भी इसकी निगरानी रखना भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। कंक्लूड कैसा करेंगे, 10 सीसीआई एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन इंडिया, है ना, एक फ्री और फेयर कंपटीशन के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। सिंपल सा कंक्लूजन है, ज्यादा इसमें हमने दिमाग लगाया नहीं है। नेक्स्ट इज 15 मार्कर पहला है, दैट इज डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग एंड एनलिस्ट वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग सिंस इट्स इंसेप्शन, है ना। नीति आयोग के गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जो उसको दिशा निर्देश दिखाते हैं, वैसे प्रिंसिपल्स कौन कौन से उनके बारे में हमको बताना है। साथ ही साथ इसमें हमको बताना है क्या क्या इनिशिएटिव्स जब से नीति आयोग बना तब से अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स नीति आयोग ने लिए हैं, ठीक है। पहले पार्ट को एड्रेस करने के पहले जो इंट्रोडक्शन हमारा बनना चाहिए, इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे, नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, किस उद्देश्य के साथ स्टैब्लिश हुआ, क्या है ना, इसके साथ हम नीति आयोग को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि नीति आयोग इज अ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, constituted on 1st January 2015 to replace Planning Commission, which act as a think tank for the government and for policy framing, for suggestions on policy framing and new initiatives. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि नीति आयोग क्या है। इसके साथ गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है नीति आयोग के, ना, अंत्योदय, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अंत्योदय का मतलब है लास्ट मैन एंड स्टैंडिंग इन द रो, उसको भी डेवलपमेंट करके देना है, उसका भी विकास हो। अंत्योदय की जो भावना है दीनदयाल उपाध्याय की, वो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। साथ ही साथ इसमें जो सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल हम देख सकते हैं, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, सभी लोगों का, सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का, सभी मतलब स्फीयर्स में, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली, सभी तरीके से जो विकास होना चाहिए, ये इसका पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है।
प्रोएक्टिव रोल मतलब अपने से ही ज्यादा, मतलब अपने से ही खुद से ही काम करना। ऐसा नहीं कि पहले समस्या पैदा होगी उसके बाद फिर उस पर काम करेंगे, पहले ही समस्या पैदा खड़ी होने के पहले ही उस पर काम करने का जो काम है, ये इनका पहला रोल है। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इनका मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरीके से राइप आउट कर सके। ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से हम यूज कर सके, वो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ में जो लिंक करके आप पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद इनका और जो गाइडिंग प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि धारणीय हो या जिसको हम धारण कर सके साल दर साल, जिस दर से बढ़ सके, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आज की चीजों को भी पूरा करें है ना, आज की जरूरतों को भी पूरा करें और फ्यूचर की नीड्स को भी हम ध्यान में रखते हुए आज की जरूरतों को पूरा करें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ गाइडलाइन। तो ऐसे जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं नीति आयोग के फ्रेमवर्क में, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको देने हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स देने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो इसको डिवाइड कैसा करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इनिशिएटिव लिया, हेल्थ सेक्टर में क्या इनिशिएटिव लिया, एजुकेशन सेक्टर में क्या इनिशिएटिव लिया ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव लिया। तो अलग अलग उसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप में क्या इनिशिएटिव्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेल्थ के लिए इन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी चलाई है ना, इंटेंस मिशन इंद्रधनुष चलाया, ये सब इन्हीं के इनिशिएटिव्स के तौर पे देखे जाते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, पोषण अभियान जो है, नीति आयोग का इनिशिएटिव है। इसके बाद आप देखो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, एडीपी प्रोग्राम है ना, जिसके अंतर्गत देश की वो डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत पिछड़ी हुई है उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और उनका डेवलपमेंट किया गया। साथ ही साथ इन्होंने ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप के लिए 7 इनिशिएटिव चलाया, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। 7 इनिशिएटिव कहां पर चलाया, जहां पर ह्यूमन कैपिटल की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर उन्होंने 7 इनिशिएटिव चलाया। इसके बाद वाटर कंपोजिट इंडेक्सेस पब्लिश करना, ये भी इन्हीं का काम है ना, ये भी इनिशिएटिव है इनका। विजन प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, एक्शन प्लान, 3 ईयर का एक्शन प्लान, 7 ईयर का स्ट्रेटेजिक प्लान, 15 साल का विजन प्लान, इसको पब्लिश करना भी एक इनका इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग तरह के इंडेक्सेस, डेटा कलेक्शन, ये सब चीजें भी जो है नीति आयोग की इनिशिएटिव है कि ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव मतलब हम डेटा कलेक्ट कर पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम चल रहा है, दैट इज ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। तो हर एक सेक्टर में जो जो इनिशिएटिव्स नीति आयोग ने लिए हैं, उन सेक्टर्स वाइज जो नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं उनको हम लिखेंगे, सेक्टर वाइज लिख सकते हैं, या सेक्टर वाइज हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लाइन बाय लाइन पे उसको लिख सकते हैं। सो इस तरीके से इसको लिखना है। कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं कि दस नीति आयोग एक्ट एज अ चेंजिंग एजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट है ना, विद द मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कि आप गाइडिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत भी इसको यूज करेंगे इस शब्द को ना, सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद जो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल भी है। इसके साथ कंक्लूड भी कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बना हुआ एक संगठन है जो कि एक चेंज की या चेंजिंग एजेंट की तरह पे, ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट की तरह पे देखा जाता है, और भारत में बहुत सारा जो इनको डेवलपमेंट वर्क करते आए हैं और आगे भी हो सकता है कि इससे डेवलपमेंट काम करें। एक्सपर्टीज के साथ इसमें बहुत सारे मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैं, तो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस आ सकते हैं, स्टेट का पार्टिसिपेशन बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें आप इसमें कंक्लूजन में एड्रेस कर सकते हैं। कंक्लूजन शुड बी स्लाइटली क्रिएटिव इस तरीके से कि आप उसमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट दे सकें, साथ ही साथ उसमें इस तरीके से कुछ क्रिएटिव डाल सकें कि वास्तव में नीति आयोग का क्या इनिशिएटिव जो लिया उससे क्या चेंज आ रहा है, या फिर क्या डेवलपमेंट की उसमें फर्क पड़ रहा है, ये चीजें मतलब क्या इंपैक्ट है नीति आयोग के क्रिएशन का, वो आप कंक्लूजन में निचोड़ करके डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल विद अवर डिस्कशन पार्ट। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल. Share and like as much as you can. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.